जुलाई 1954 जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर एक इंसान पहुंचता है। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने जब उसकी तलाशी ली तब उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। अब जब उस इंसान का पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट तो असली था, लेकिन उस पासपोर्ट के अंदर एक चीज अलग थी और वो था उस कंट्री का नाम। क्योंकि जिस कंट्री के नाम पे वो पासपोर्ट इश्यूड था वो कंट्री आज के दिन हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ऐसा कोई देश हमारी जमीन पर है ही नहीं। दरअसल वो पासपोर्ट जिस कंट्री के नाम पे इशूड था उस कंट्री का नाम था टॉर्ड। और ये सुन के एयरपोर्ट का स्टाफ भी पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ऐसा तो कोई कंट्री है ही नहीं। और मैप्स का सहारा लेके जब उस इंसान से पूछा जाता है कि तुम्हारा कंट्री कौन से हिस्से में लाया करता है, हमें पॉइंट आउट करके बताओ, तो वो एक यूरोपियन कंट्री एंडोरा के ऊपर इशारा करता है। और काफी गुस्से में आके वो एयरपोर्ट स्टाफ से कहता है कि यार यहाँ पर तो मेरा कंट्री था, अचानक से ये एंडोरा कहाँ से आ गया। अब एयरपोर्ट स्टाफ ने भी उसे जवाब देते हुए कहा कि ये कंट्री हमेशा से यहीं पर है, तुम्हारा कंट्री कब बना? तब उसने जवाब दिया कि मेरा कंट्री बने तो 1000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब उसकी ये सारी बातें सुन के एयरपोर्ट स्टाफ को लगता है कि ये बंदा टोटली बकवास कर रहा है और ये कोई फ्रॉड है, इसीलिए उसे उसी टाइम पे अरेस्ट कर लिया जाता है और एयरपोर्ट के ही एक कमरे में उसको ले जाकर बंद कर दिया जाता है। अब आगे की पूछताछ के लिए पुलिस अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट किया जाता है और पुलिस वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच भी जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पुलिस उस रूम को वापस से खोलती है तब उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस रूम के अंदर कोई नहीं होता। अब ये देखकर अथॉरिटीज भी परेशान हो जाती कि आखिर कौन था वो इंसान जिसका कंट्री 1000 साल पहले ही बन चुका था। क्या वो टाइम ट्रैवलर था? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो टाइम ट्रैवलर था और किसी ग्लिच की वजह से हमारे यहाँ पर आकर फंस गया था और किसी ग्लिच की वजह से वो गायब भी हो गया? हाँ दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ऐसी फालतू कहानियां सुना के मिसलीड नहीं करूंगा कि वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, वो वहां से गायब हो गया था वगैरह वगैरह। बल्कि आज मैं आपको एकदम क्लियरली बोलने वाला हूँ कि हाँ, आज के दिन भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे तरीके जिससे आज के दिन भी टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। और जो कहानी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाई वो जापान टोक्यो एयरपोर्ट वाली, उसका पर्दाफाश भी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, बने रहिए। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं शम्स एंड आप देख रहे हैं द फर्स्ट। दोस्तों, टाइम ट्रैवल ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग पास्ट में चले जाए तो एक गलती जो हम लोग ने लाइफ में की है उसको हम लोग किसी तरीके से सुधार सके, क्योंकि अगर हम लोग ने वो गलती ना की होती तो शायद आज हमारा फ्यूचर कुछ और ही होता। तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वक्त में पीछे टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग वक्त में सिर्फ आगे ही जा सकते हैं और वक्त में पीछे आना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरिटिकली है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। वेल अब इसका सबसे बड़ा प्रूफ है स्टीफन हॉकिंग की अरेंज की गई वो टाइम ट्रैवलर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 28 जून 2009 को स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवलर पार्टी अरेंज की थी, जिसके अंदर वो देखना चाहते थे कि अगर फ्यूचर में हमने कोई टाइम मशीन इन्वेंट की है तो हम लोग पास्ट में जाके ज़रूर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि वो उस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे इसीलिए वो चीज़ तो पॉपुलर होनी ही थी। तो अगर कोई टाइम ट्रैवल मशीन बना होता तो इंसान ज़रूर उस पार्टी को अटेंड करते। अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वहाँ पर कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आता और स्टीफन हॉकिंग इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं। और दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे हो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की तो यहाँ पर साइंस के कुछ पैराडॉक्सेस खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टाइम मशीन आ गई है और उस टाइम मशीन को लेकर आप पास्ट में चले जाते हो, इतना पास्ट में कि आपके दादाजी भी आपकी उम्र के थे और वहीं पे आप अपने दादाजी को गोली मार देते हो। अब ध्यान रखना दोस्तों, आपके दादाजी ऑलमोस्ट आपकी उम्र के थे, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई होगी, उनके बच्चे नहीं होंगे, यानी कि आपके पापा अभी पैदा भी नहीं हुए। अगर आपके पापा पैदा नहीं हुए तो फिर आप कैसे पैदा हुए? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारा कैसे? अब यहाँ पर ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लूप क्रिएट करता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और यहाँ पर आके साइंस और फिजिक्स टोटली फेल हो जाता है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए आती है मल्टीवर्सल थियरी। अब मल्टीवर्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारी तरह दिखने वाली ऐसी बहुत सारी दुनियाएं हैं और जब अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हो जो कि रियलिटी को चेंज कर दे तो एक नई अर्थ बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपने अपने दादाजी को मारा तो आपने रियलिटी चेंज कर दी, जिससे आपके पापा पैदा नहीं हुए, जिससे आप पैदा नहीं हुए। और जब आपने अपने दादाजी को मारा तब एक नई टाइमलाइन बन गई और एक नई अर्थ फॉर्म हो गई और एक नई दुनिया बन गई, यानी कि आप अपनी दुनिया में एकदम नॉर्मली रहोगे, आपके पापा भी पैदा होंगे, आप भी पैदा होगे। और जहाँ पर आपने अपने दादाजी को मारा वहाँ से एक नई दुनिया बन जाएगी जहाँ पर आपके पापा
पैदा भी नहीं होंगे। और ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है मार्वल की लेटेस्ट लोकी सीरीज के अंदर और मेरी ऑल टाइम फेवरेट बैक टू द फ्यूचर मूवी सीरीज के अंदर, जहाँ पे मार्टी मैकफ्लाई पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से उसके माँ बाप कभी मिल ही नहीं पाते। और जब वो मिल नहीं पाते तो उसका भी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो पूरी मूवी के अंदर ट्राई करता रहता है कि उसके माँ बाप फिर से कहीं जाके मिल जाए। और अगली मूवीज के अंदर उनके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से उनकी टाइमलाइन दूसरी बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 तरीकों की जिसकी वजह से आज के दिन भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पहला है टाइम डायलेशन, जिसकी मदद से आप लोग फ्यूचर में 1 वे ट्रैवल कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप पास्ट में वापस नहीं आ सकते, इसलिए सिर्फ वो 1 वे होगा, आप सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हो। और ये पॉसिबल है आइंस्टाइन की दी गई थियरी टाइम डायलेशन के थ्रू। आइंस्टाइन से पहले द फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन का ऐसा कहना था कि टाइम और ग्रेविटी एकदम कांस्टेंट चीज़ें हैं जो एकदम एक लाइट की तरह है, वो हमेशा फ्लो करती रहेंगी, कभी भी उनको मोड़ा या फ्लक्चुएट किया नहीं जा सकता। और कई सालों तक काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने यही चीज़ को माना, लेकिन इस चीज़ का सबसे पहले अपोज किया गया आइंस्टाइन के द्वारा। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक लाइट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक पानी की स्ट्रीम की तरह है। जिस तरीके से पानी कहीं पर जाके एकदम स्लो हो जाता है, कहीं पे जाके एकदम फास्ट हो जाता है, यानी कि टाइम रिलेटिव है और वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करता है। और यहाँ पर जन्म होता है आइंस्टाइन की फेमस द थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब यहाँ पर दोस्तों लॉज और थियरीज के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, इनके बीच में कुछ बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंसेस है। लॉज यानी कि नियम जो कि पूरी तरीके से प्रूवन होते हैं, जस्ट लाइक न्यूटन के द लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की तीनों लॉज पूरी तरीके से प्रूवन है कि हाँ, ग्रेविटी और स्पीड इसी तरीके से रिएक्ट करती है। अब जब यहाँ पर बात थियरीज यानी कि सिद्धांत की आती है, तब ये इसके वर्ड की तरह सिर्फ थियरीज ही होती है। इसके काफ़ी सारे प्रूफ तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती है। जस्ट लाइक द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और ये टोटली फिक्शन होता है। ये हमें स्कूल्स में बिल्कुल नहीं बताया जाता कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है, ये सिर्फ एक थियरी है, ये कोई लॉ नहीं है। जिस दिन ये साइंटिफिकली प्रूवन हो जाएगा, इसको नाम दे दिया जाएगा लॉज ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोग आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन वाले थियरी पे वापस आए तो उसके हिसाब से हर किसी के लिए टाइम रिलेटिव होता है और वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर खड़ा है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पड़ रहा है। अब एकदम आसान भाषा में समझाने जाऊं तो समझो कि 2 बंदे हैं ए एंड बी, दोनों के पास एक एक वॉच है जिसके अंदर दोनों के अंदर एकदम परफेक्ट टाइम बताया जा रहा है। अब एक बंदे को हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए अर्थ पे ही रखते हैं, जबकि दूसरे बंदे को हम लोग ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाकर वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो अब जो बंदा अर्थ पे हमारे साथ खड़ा हुआ है उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके ऊपर उतना ही ग्रेविटी, उतना ही मास और उसका टाइम एकदम परफेक्ट चलेगा। लेकिन जो बंदा बी है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है और उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग ना के बराबर पड़ रहा है और वहां पर कुछ महीनों या कुछ सालों के टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बी वाले को वापस अर्थ पे बुलाएंगे, तब कंपैरेटिवली उसके कुछ सेकंड्स पीछे होंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही कम होंगे, कुछ सेकंड्स के होंगे या कुछ मिली सेकंड्स के होंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ सेकंड्स के लिए उसने टाइम ट्रेवल तो किया है। अब जो यहाँ पर ए वाला बंदा है वो हमारे अर्थ के ऊपर ही खड़ा हुआ था और उसके ऊपर नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा था। लेकिन सपोज अगर कोई बंदा ब्लैक होल के पास चले जाए जिसकी ग्रेविटी इन्फिनाइट होती है, तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने वाला है। तो अगर कुछ सेकंड्स भी वहां पर वो बिता के अर्थ पे वापस आएगा तो वो काफी साल आगे आ जाएगा। और जैसे कि 2019 में ही ब्लैक होल्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो आज के दिन ये टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। बस हमको एक ऐसा स्पेसशिप बनाना होगा जो जाके ब्लैक होल के पास सर्वाइव कर सके, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी के अंदर दिखाया गया है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है लाइट की स्पीड से मूव करना। अब दोस्तों लाइट की स्पीड से मूव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 7 चक्कर लगा लो तब जाके आप लाइट की स्पीड मैच कर पाओगे। और यही चीज़ का एग्जांपल हमको एक पुरानी सुपरमैन मूवी के अंदर दिखाई दिया था। सुपरमैन इतना फास्ट ट्रैवल करता है कि वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और उसके लिए टाइम बैकवर्ड में घूमने लगता है और वो कर जाता है टाइम ट्रैवल। उसके बाद ये द फ्लैश और दूसरी मूवीज़ के अंदर भी दिखाया गया है। तो मतलब अगर हम लोग ऐसा कोई व्हीकल बना ले जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ मूव करता हो तो हम लोग जाके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैवल करके पास्ट में जा रहे हैं तो ये आज के दिन प्रैक्टिकल तो नहीं बल्कि थियरिकली पॉसिबल है।
अब चलिए बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके की जो कि पॉसिबल है टाइम ट्रैवल करने के लिए, और वो है वर्म होल्स। जी हाँ दोस्तों, वर्म होल्स एक ऐसा फिनोमेनन है जो आजकल काफी हॉलीवुड मूवीज के अंदर दिखाया जा रहा है, जैसे कि इंटरस्टेलर, द टुमारो वॉर और द एडम प्रोजेक्ट। अब ये वर्म होल्स होते क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि 2 होल्स होते हैं जिसके अंदर से एक में आप अभी घुसोगे और दूसरे वाले में से जब आप निकलोगे तो आप फ्यूचर या पास्ट में निकल चुके होगे। काफी साइंस फिक्शन तो ये लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है, वो मैं बताता हूँ कैसे। जब साइंटिस्ट लोगों ने ब्लैक होल डिस्कवर किए तब वो लोग खुशी के साथ साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थे, क्योंकि अगर फिजिक्स की माने तो हर चीज का एक अपोजिट साइड होता है, अप का डाउन होता है, राइट का रॉन्ग होता है, लाइट का अंधेरा भी होता है, मैटर का एंटी मैटर होता है, उसी तरीके से ब्लैक होल का एक व्हाइट होल तो होना चाहिए। अब हम सबको पता है ब्लैक होल के अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट भी उसके पास से पास थ्रू नहीं कर पाती और वो हर चीज को अंदर खींच लिया जाता है। लेकिन अगर फिजिक्स की माने तो एक व्हाइट होल भी होना चाहिए जो अपने अंदर चीजों को खींचने की जगह बाहर फेंकता हो, और वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक होल का ही एक दूसरा एंड होगा, जहां से एक तरफ से अंदर चीजें जाती हैं तो दूसरी तरफ से पूरी बाहर फेंक दी जाती है, और ये व्हाइट और ब्लैक होल मिलके ही एक वर्म होल क्रिएट करते हैं। हालांकि ये सब चीजें सिर्फ एक थियरी है और आज तक ये चीजें कभी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन याद रखना दोस्तों 2019 से पहले ब्लैक होल्स भी सिर्फ एक थियरी थी। तो फ्यूचर में अगर हम लोग ऐसा कोई तरीका निकाल ले जिसकी वजह से हम लोग ब्लैक होल के पास जा पाए या उसके अंदर जा पाए तो हम लोग टाइम ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। अब जो कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई दोस्तों वो टोटली सही नहीं थी, उसके अंदर कुछ चीजें मीडिया वालों ने चेंज कर दी थी। हालांकि ऐसा एक इंसान टोक्यो जापान के एयरपोर्ट पे आया तो था, लेकिन वो 1954 में नहीं 1958 में आया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एक टेररिस्ट था। उसने एक फेक कंट्री का पासपोर्ट बनाया हुआ था और जब सिक्योरिटी को उसके ऊपर शक गया उन लोगों ने उसको ले जाके एक रूम में बंद कर दिया। लेकिन अब उसको इतने टाइम में रियलाइज हो गया था कि भाई अब हमारे लगने वाले, इसीलिए वो कुछ ही टाइम में खिड़की तोड़कर भाग गया। लेकिन ये चीज अगर मीडिया वाले सिंपली बता देते तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन मीडिया वालों को चाहिए तड़का। अब क्योंकि एयरपोर्ट वालों के पास वो पासपोर्ट अवेलेबल था, इसीलिए मीडिया वालों ने एक तड़का भड़का लगा कर ऐसी एक स्टोरी बनाई कि टाइम ट्रैवलर यहाँ पर आया था। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू तो मिली होगी, आपने कुछ नया आज बिल्कुल सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई पॉइंट मिस कर गए हैं तो आप प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताओ, या तो आपके पास कोई और नए तरीके हैं जिससे आज के दिन टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो प्लीज वो भी बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर वी आर द फर्स्ट।